हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल सुषमा फिजिक्स वीडियो वेयर वी फाइंड द फंडामेंटल वे to know the physics and different basic concept of the physics which is not known as a simple language. Now we are trying to find our fundamental basis of physics from the chapter work, power and energy. Today the topic of our video is collision. What do you mean collision, and how we differentiate different type of collision and what are the different numerical related to the collision, and moreover some basic concept related to the collision. So now before going to the collision, what do you mean by collision? यानी हम अगर collision की बात कर रहे हैं तो collision का मतलब क्या है, collision क्यों बोला जाता है। collision अगर हम एक वर्ड में बोले collision तो हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट है कि जब दो चीजें आपस में टकराती हैं तो हम उसको collision कहते हैं। नॉर्मल केस यही होता है कि जब दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराते हैं बिग collision, डिस्ट्रक्शन भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोलिजन की बात की जाए, कोलिजन का मतलब क्या है, और अगर हम फिजिक्स में बात करें तो उसका कोलिजन का मतलब कुछ अलग ही होता है। तो अभी हम उसको ट्राई करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे। तो कोलिजन क्या है कि जब दो ऑब्जेक्ट आपस में कॉन्टैक्ट करती हैं, कोलाइड होती हैं, सम वेलोसिटी आपस में कोलाइड करती हैं, तब आप उसको कहते हैं वो कोलिजन है। नो बच्चे, कोलिजन वो नहीं है। अगर एक की रिलेटिव वेलोसिटी दूसरी की रिलेटिव वेलोसिटी को अफेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है, ओनली देन यू कैन से दैट कोलिजन हैज हैपेंड। यानी कोलिजन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि दो ऑब्जेक्ट आपस में ही कांटेक्ट करें, बिना कांटेक्ट किए भी आपका ऑब्जेक्ट जो है, दो ऑब्जेक्ट आपस में क्या कर सकते हैं, कोलिजन कर सकते हैं। तो आप फिजिक्स की अगर कोई फिजिक्स की टर्म में पूछे तो कोलिजन क्या है, if the relative velocity of one object is influenced by the relative velocity of another object, और relative नहीं है तो velocity of the other object, then it will be said as the collision। तो यहाँ पर collision जब भी हम करेंगे तो यहाँ फिजिक्स में जब हम collision करेंगे तो बेटा एक चीज याद रखना कि यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट दोनों फोर्सेस की बात, दोनों कोलिजन्स की बात करेंगे। 11th क्लास में आपका जो सिलेबस है बच्चे वो है कॉन्टैक्ट, यानी जब दो ऑब्जेक्ट्स का आपस में कॉन्टैक्ट होता है, कॉन्टैक्ट अपनी वेलोसिटी के साथ चली आ रही है और एक दूसरे के साथ वो कोलाइड करती हैं, देन यू विल सेड एज कोलिजन, यानी कॉन्टैक्ट कोलिजन की बात करेंगे। कोलिजन में हमें एक चीज याद रखनी है बेटा कि हमें मोमेंटम जो है सिस्टम का दैट शुड बी कंजर्व थ्रू आउट द कोलिजन, यानी कोलिजन करने से पहले जितना मोमेंटम था कोलिजन करने के बाद भी उतना ही मोमेंटम है। तो सबसे पहले जो कीवर्ड है जो हमें ध्यान में रखनी है कोलिजन में, दैट इज मोमेंटम ऑफ सिस्टम। अब सिस्टम का मतलब ये दोनों ऑब्जेक्ट जो कोलाइड कर रहे हैं, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम थ्रू आउट द कोलिजन इज कंजर्व, यानी ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि आपका मोमेंटम है वो थ्रू आउट द सिस्टम दैट शुड बी कंजर्व। बिफोर कोलिजन जैसा है, आफ्टर कोलिजन और इन बिटवीन कोलिजन, जिसकी हम कभी बात भी नहीं करते कि इन कोलिजन क्या है, इन बिटवीन कोलिजन का मतलब क्या है। तो ये चीज याद रखना कि मोमेंटम जो है वो थ्रू आउट जो सारा सिस्टम है कोलिजन का, कोलिजन होने से पहले, कोलिजन होने के बाद, ये सारी चीजें क्या रहेंगी, वो रहेंगी कंजर्व। नाउ कि अगर हम कोलिजन को डिफरेंशिएट करना शुरू कर दें, यानी हम अलग अलग तरीके से बताएं, क्लासिफिकेशन करें कि कोलिजन किस तरह का हो सकता है, तो मेन जो फंडा है बच्चे वो है काइनेटिक एनर्जी का। आप काइनेटिक एनर्जी की टर्म में अगर कोलिजन को अलग करना चाहें तो अलग कॉन्सेप्ट, यानी अलग क्लासिफिकेशन होगी, और अगर आप डायरेक्शन की टर्म में करेंगे तो अलग होगी, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की टर्म में करेंगे तो वो अलग होगी। यानी ये सारी चीजें हम वन बाय वन करके करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दैट इज अकॉर्डिंग टू काइनेटिक एनर्जी क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिजन। तो यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी की टर्म में अगर क्लासिफिकेशन करना चाहिए तो हमारे पास बेसिकली तीन तरह के कोलिजन होते हैं। सबसे पहले है इलास्टिक कोलिजन, सेकेंड है इनइलास्टिक कोलिजन, थर्ड है पार्शियली inelastic
इलास्टिक कोलिजन, पार्शियली इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन। काइनेटिक एनर्जी मेन रोल है बेटा कि अगर इलास्टिक, आपने ये देखना है कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है या नहीं है। तो अगर वो कंजर्व रहे, कंजर्व का मतलब यहाँ होता है इनिशियली काइनेटिक वेलोसिटी जितनी थी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी, सॉरी वेलोसिटी नहीं, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल यानी बिफोर कोलिजन जितनी थी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन है, तब आपका जो कोलिजन कहलाएगा बच्चे वो आपका कहलाएगा इलास्टिक कोलिजन। अगर इनिशियली जितनी काइनेटिक एनर्जी थी फाइनली उतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं है, देन यू विल सेट एट दैट इलास्टिक कोलिजन। और अगर इन बिटवीन में कहीं कुछ फैक्टर उसका कांस्टेंट है, कुछ फैक्टर कांस्टेंट नहीं है, तो वो पार्शियली के पास में है। बेसिकली 11th क्लास में जो आपका सिलेबस आता है वो आता है इलास्टिक कोलिजन के बीच में। तो इलास्टिक कोलिजन क्या है, इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो इलास्टिक कोलिजन क्या है, किस तरह से आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात एक चीज ध्यान में रखिएगा, कोलिजन चाहे इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, पार्शियली है, कुछ भी है, मोमेंटम शुड बी कंजर्व थ्रू आउट दिस कोलिजन। जब मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, यानी सिस्टम क्या, दो बॉल जो आपस में कर रही हैं, उन दोनों का जो मोमेंटम है वो क्या है, दैट इज कंजर्व। ये चीज आप ध्यान रखना, वो जो इनइलास्टिक है, इनइलास्टिक कुछ भी है, आपका मोमेंटम वो है वो कंजर्व ही रहेगा। नेक्स्ट थिंग क्या है, अगर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो है, अगर काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो जाए तब वो क्या कहलाएगा, इलास्टिक कोलिजन। अदरवाइज अगर वो दोनों बराबर नहीं है तो वो क्या होगा, इनइलास्टिक कोलिजन। और अगर इन बिटवीन कुछ है तो वो आपके पार्शियली इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन होगा। दूसरा डिफरेंशिएशन, यानी दूसरा डिफरेंशिएशन को हम किस तरह से करेंगे, दूसरा हम कर सकते हैं बेटा डायरेक्शन की टर्म में। यानी आप डायरेक्शन किस टर्म में आप बता सकते हैं कि आपका जो कोलिजन है कितने टाइप का होता है। बेटा दो टाइप का होता है आपका कोलिजन इन कॉन्टेक्स्ट टू डायरेक्शन। एक होता है बेटा हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन, और दूसरा हमारे पास होता है ओब्लीक कोलिजन। एक होता है हेड ऑन कोलिजन और एक होता है ओब्लीक कोलिजन। दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा बेटा कि अगर आपका ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये u1 वेलोसिटी से जा रहा है, m1 मास है, ये m2 मास है, ये u2 वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। तो दोनों क्या है, सेम लाइन में जा रहे हैं। एक चीज होती है लाइन ऑफ मोशन, लाइन ऑफ मोशन, तो इसका लाइन ऑफ मोशन वही है, यानी ये बीसी लाइन में जा रहा है, ये बीसी लाइन में जा रहा है, तो लाइन ऑफ मोशन दोनों का सेम है, ठीक है। दूसरी चीज लाइन ऑफ इम्पैक्ट, लाइन ऑफ इम्पैक्ट का मतलब जब ये आपस में टक्कर खाएंगे, एक ऑब्जेक्ट कैसे जा रहा है, दूसरा उसके पीछे पीछे जा रहा है, तो एक ही लाइन में टक्कर खा रहे हैं, ठीक है। इफ लाइन ऑफ मोशन इज इक्वल टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ओनली देन योर कोलिजन विल बी हेड ऑन कोलिजन। अगर आपका लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो है वो लाइन ऑफ कोलिजन से सेम है, दोनों सेम ही, वही लाइन ऑफ मोशन है, वही लाइन ऑफ इम्पोज है, इम्पैक्ट है, तब आप उसको क्या कहोगे, दैट इज हेड ऑन कोलिजन। तो ये याद रखना कि हेड ऑन कोलिजन क्या है, लाइन ऑफ मोशन इज इक्वल टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब कोलिजन, ठीक है। अगर लाइन ऑफ मोशन इज नॉट इक्वल टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट, तब आप क्या कहोगे, दैट इज ओब्लिक कोलिजन। अब ओब्लिक कोलिजन क्या है, ओब्लिक कोलिजन का मतलब मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ है, एक यहाँ से आ रहा है, इसको ऐसे टक्कर मार रहा है, ये ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड से ऐसे जा रहा है, ये अपनी स्पीड से जा रहा है, तो इनका लाइन ऑफ मोशन क्या है, लाइन ऑफ मोशन तो उनका स्ट्रेट लाइन है, मगर सेम लाइन में तो नहीं है। दूसरा लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये है, लाइन ऑफ मोशन इस डायरेक्शन में है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट यहाँ पे है, क्या लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट दोनों सेम डायरेक्शन में? नो, देन दैट कोलिजन विल कॉल्ड एज ओब्लिक कोलिजन, ठीक है। अब इसके अलावा आपके पास अगर दो ऑब्जेक्ट है आपस में, दो ऑब्जेक्ट है आपस में वो कोलाइड करते हैं, और कोलाइड करने के बाद एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से स्टिक होकर चला जाता है, तब उस केस में बेटा हम इसको जो परफेक्टली पार्शियली कहते हैं वो हमारा कोलिजन होता है, ठीक है। तो बेसिकली मैंने आपको दो तरह के क्लासिफिकेशन बताए हैं। पहला है काइनेटिक एनर्जी की टर्म में, काइनेटिक एनर्जी की टर्म में हमारे पास इलास्टिक, इनइलास्टिक और परफेक्ट पार्शियली इनइलास्टिक या इलास्टिक कोलिजन आता है। और अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन की टर्म में हमारे पास दो तरीके का आएगा, हेड ऑन कोलिजन एंड ऑब्लिक कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन तब कहेंगे तब हमारा लाइन ऑफ मोशन दैट इज इक्वल टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट, और अगर लाइन ऑफ इम्पैक्ट इज नॉट इक्वल टू लाइन ऑफ मोशन देन दैट कोलिजन विल बी कॉल्ड एज
वो बिल्कुल ही सही। आई थिंक आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई। अब इसके बाद हम नेक्स्ट करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जब दो ऑब्जेक्ट का कोलिजन हो रहा है तो क्या क्या चीजें चेंज हो रही हैं, क्या क्या चीजें कंजर्व हो रही हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जो पढ़ना पड़ेगा वो हमें पढ़ना है दैट इज हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। इसको वन डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन के नाम से भी जाना जाता है और या फिर हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन के बारे में के अकॉर्डिंग भी जाना जाता है। तो इसमें अभी नेक्स्ट जो हम शुरू कर रहे हैं दैट इज इलास्टिक कोलिजन, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। देखिए बच्चे, जब हम चीजों को कर रहे हैं तो पहले तो जब हम उसकी डेफिनेशन लिखते हैं या हम उसके बारे में लिखते हैं तो अपने आप को आधा क्या करता है, सेल्फ डिफाइन कर देता है। तो यहाँ पर हम उसी तरह से करने की कोशिश करेंगे और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट करने की भी कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम उसको हेड ऑफ कोलिजन कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम करेंगे इलास्टिक हेड ऑन, इसको हेड ऑन इलास्टिक भी कह सकते हैं, हेड ऑन कोलिजन। इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन में क्या है, सबसे पहले लाइन ऑफ एक्शन दैट शुड बी इक्वल टू लाइन ऑफ मोशन। तो यहाँ पर हम अज्यूम करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक मास है m1, इसकी वेलोसिटी है u1, ये मास है m2, इसकी वेलोसिटी है u2, ये है बिफोर कोलिजन, यानी जब ये आपस में कोलाइड नहीं कर रहे थे तब उस केस में बिफोर कोलिजन। अब इसके बाद ये आपस में कोलाइड करेंगे, कुछ डिफॉर्मेशन होगी, तो इसलिए मैंने इसको डिफॉर्मेशन के टर्म में, ये है कोलिजन की टर्म, कोलिजन हो रहा है तब उस केस में। ठीक है, अब इसके बाद ये m1 मास जो है वो v1 वेलोसिटी से जा रहा है, m2 मास जो है वो v2 वेलोसिटी से जा रहा है, ये हो गया आफ्टर कोलिजन। ये हमारे पास हो गया आफ्टर कोलिजन। तो देखिए बेटा, हमारे पास मास m1 है, उसकी इनिशियली वेलोसिटी u1 है, मास m2 है, इनिशियल वेलोसिटी u2 है, तो ये बिफोर कोलिजन हो गया। दूसरी चीज हमारे पास कोलिजन करते टाइम कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होगी, ठीक है, और फिर उसके बाद ये क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक का मतलब ये 100% अपने आप को क्या करेगा, रिगेन करने की कोशिश करेगा, इसीलिए हमारे पास क्या डिफॉर्मेशन फिर से वापस सेम उसी स्टेट में आ जाती है, कुछ एनर्जी का चेंज होता है फिर दोबारा से वही एनर्जी को गेन कर देता है। तो ये हमारे आइडियलिज्म के केस में है कि आइडियलिज्म में अगर हम देखें तो काइनेटिक एनर्जी किस तरह से अपने आप को रीगेन कर रही है, एनर्जी अपने आप को रीगेन कर रही है। फिर उसके बाद देखिए कोलिजन होने के बाद क्या है, ये मास अपनी वेलोसिटी v1 के साथ जाता है, ये मास वेलोसिटी v2। एक चीज ध्यान से देखिए बेटा, क्या इस प्रोसेस में बिफोर कोलिजन या आफ्टर कोलिजन आपको कहीं भी फोर्स दिख रहा है एक्सटर्नल? इन बिटवीन कोलिजन भी देख लीजिए, क्या आपको कोई एक्सटर्नल फोर्स दिख रहा है जो इन चीजों को धक्के से एक दूसरे के साथ कोलाइड करवा रहा है? नहीं है, क्योंकि ना तो इस यहाँ पर फोर्स है, ना ही यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स है। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो ये हमारे पास ये क्या बेनिफिशियल है और ये हमें क्या इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है। तो बच्चे यहाँ पर ये देखिए, अगर यहाँ फोर्स नहीं है, फोर्स नहीं है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बताया था, न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स इज इक्वल टू dp अपॉन में dt। अगर फोर्स जीरो है तो dp अपॉन में dt जीरो है, अगर dp अपॉन में dt जीरो है तो दैट मींस dp इज इक्वल टू डेल्टा p, डेल्टा p इज इक्वल टू कांस्टेंट या कंजर्व। तो सबसे पहले हमें क्या चीज देखनी है कि हमारा, जैसे मैंने कहा था कोलिजन में आपको क्या चीज याद रखनी है कि आपका सिस्टम जो है पार्टिकल का, दोनों का इंडिविजुअली अगर देखें ना तो बेटा इन पे फोर्स लग रहा है, बट अगर सिस्टम की तरफ देखा है तो यहाँ पर टोटल सिस्टम जो है वो क्या है, टोटल सिस्टम का मोमेंटम क्या है, कंजर्व। यानी दोनों ऑब्जेक्ट का मिला के देखें तो जितना दोनों का मिला के देखना है पहले में उतना ही बाद में। इंडिविजुअल का देखेंगे तो मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, बट सिस्टम, इसीलिए मैंने वहां लिखा था टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम थ्रू आउट द कोलिजन इज कंजर्व, वो कंजर्व रहेगा थ्रू आउट, बिफोर भी आफ्टर भी और विद भी। अब देखिए बेटा, ये आपस में कोलाइड कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, ये इसका नॉर्मल रिएक्शन, तो ये नॉर्मल रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल, यानी इंटरनल फोर्स भी गया, एक्सटर्नल फोर्स कोई था नहीं, इंटरनल फोर्स आज दूसरे को कैंसिल कर रहा है, तो दैट मींस हमारे पास फोर्स दैट इज इक्वल टू जीरो। अगर फोर्स जीरो है तो अब हमें क्या करने की कोशिश की कि हमारे पास फोर्स जीरो है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, और कंजर्व मोमेंटम है तो यहाँ पर हम सबसे पहले पहले इक्वेशन क्या लेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन।
मोमेंटम कंजर्वेशन में क्या है, बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम रहेगा आफ्टर कोलिजन भी वही मोमेंटम रहेगा। तो दैट मींस m1u1 इसका मोमेंटम क्योंकि मास इनटू वेलोसिटी होता है, प्लस m2u2 बिफोर कोलिजन हो गया, ठीक है। आफ्टर कोलिजन क्या है, आफ्टर कोलिजन हमारे पास है m1v1 प्लस m2v2 कंजर्वेशन हो गया। यानी हमने पहली जो कंडीशन है इलास्टिक कोलिजन में, सबसे पहले इलास्टिक कोलिजन में क्या करना है कि हमें मोमेंटम को कंजर्व करना है, ठीक है। आप एक चीज और बचे कि अगर हम ये देखें कि हमारा मोमेंटम कंजर्व रहेगा, अगर मैं यहाँ डायग्राम ग्राफ बनाने की कोशिश करूं तो ये मोमेंटम हो गया, ये टाइम हो गया, तो यहाँ पर थ्रू आउट चाहे वो बिफोर हो चाहे इन बिटवीन हो चाहे आफ्टर है, तो आपका जो मोमेंटम है दैट इज सिस्टम का जो मोमेंटम है दैट इज कंजर्व। तो ये हमारे पास इस तरह से कुछ आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से होगी। तो इस इक्वेशन को हम रीअरेंज कर लेते हैं, m1 वाला एक साइड कर लेते हैं, तो ये m1 u1 ये v1 इस साइड आ जाएगा, v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2, इसके इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। यानी पहले काम तो हमने कर लिया जी, हमने क्या किया, हमने मोमेंटम को कंजर्व कर लिया, क्लियर। अब मोमेंटम को कंजर्व करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, मोमेंटम को कंजर्व करना है, इसके बाद इलास्टिक कोलिजन में क्या करना होता है, काइनेटिक एनर्जी। अब फिजिकली देखो बेटा, जब दो ऑब्जेक्ट आपस में कोलाइड करते हैं, ठीक है, तो कोलाइड करेंगे तो साउंड इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। साउंड इफेक्ट प्रोड्यूस होगा या आपस में कोलाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ तो डिफॉर्मेशन होगा, हीट प्रोड्यूस हो सकती है, साउंड प्रोड्यूस हो सकती है, या फिर आप ये कह सकते हो कि कुछ टूट फूट हो सकती है। तो जरूरी नहीं है कि कोई भी 100% आपका जो काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व। तो ये कहना गलत होगा कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है इलास्टिक कोलिजन में। यहाँ पर आप ये कह सकते हो क्योंकि ये इलास्टिक है, आइडियलिज्म की बात कर रहे हैं, तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि इनिशियली जितनी काइनेटिक एनर्जी थी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के बाद रहेगी। यानी बीच में इन बिटवीन जो बात हो रही है, इन बिटवीन आपका जो कोलिजन है, कोलिजन वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं रहेगा, यानी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं होगी, यानी कुछ ना कुछ चेंज होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सेकंड चीज हमें क्या चेंज करनी है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। और अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा कि ये काइनेटिक एनर्जी हो गई, ये टाइम हो गया। तो शुरुआत में बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, देखिए ये बिफोर कोलिजन ये आफ्टर कोलिजन दोनों सेम है, ठीक है। तो बीच में कुछ ना कुछ एनर्जी का डिग्रेशन होता है। क्यों होता है, जैसे मैंने कहा सॉरी, काइनेटिक एनर्जी की वजह से होता है, सॉरी साउंड की वजह से हो सकता है, हीट की वजह से हो सकता है, मे बी अदर फैक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इलास्टिक कोलिजन में अज्यूम करके चले हुए हैं कि परफेक्टली इलास्टिक आपकी बॉडीज हैं और आपस में कोलाइड करती है, और कोलाइड करने के बाद बीच में कुछ भी हो गया फिर बाद में अपनी एनर्जी को फिर रिगेन कर लेते होता नहीं है। फिर भी हम आइडियलिज्म में इसको थोड़ा सा इस तरह से देखते हैं कि हमारी जो एनर्जी है दैट इज समहाउ डिक्रीज इन बिटवीन द कोलिजन, बट इनिशियल वेलोसिटी जो आपकी फाइनल वेलोसिटी है दैट शुड बी सेम और दैट विल बी सेम माना जाता है, ठीक है। तो सेकंड हम बात करेंगे इलास्टिक कोलिजन में मेन फैक्टर जो कि डिसाइड करेगा कि इलास्टिक है नहीं, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इनिशियल दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, और कहें काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। यहाँ पर हम इन बिटवीन की बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें इनिशियल, यहाँ पर मैं इनिशियल लिख लेती हूँ, इनिशियल या फाइनल, बात तो एक ही हुई है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी, इस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी क्या देखेंगे बेटा, हाफ m1 u1 स्क्वायर, क्योंकि हाफ mv स्क्वायर होता है, प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ, ये बिफोर कोलिजन हो गया, आफ्टर कोलिजन क्या है, m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। हो गया इक्वेशन। यानी पहला हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, चाहे कुछ भी हो मोमेंटम का कंजर्वेशन तो होगा। दूसरा कंडीशन इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी को आपको सेव करना पड़ेगा, हमने दोनों चीज कर दी। अब इसके बाद अगर हम देखें कि किस तरह से हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं, तो देखिए बेटा हाफ को निकाल दें यहाँ से, हमने हाफ को यहाँ से निकाल दिया, कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसको रीअरेंज कर लें, m1
u1 m1 वाले एक साइड कर देते हैं, m1 की साइड हो जाएगा तो v1 का स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा आपका हो जाएगा m2, ये आपके पास है m2 v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। जैसे कि हमारे पास दो इक्वेशन आई थी, एक था मोमेंटम कंजर्वेशन की और दूसरी थी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। हमने इन दोनों को रीअरेंज करके लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या है, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 टू इक्वेशन नंबर 1। देखिए अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, देखिए हमारे पास है m1, देखिए a माइनस बी का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। इज इट सो? हमने a प्लस बी और a माइनस बी लिख दिया। दूसरा इसी तरह से हमें इसको डिवाइड करना है इस इक्वेशन, तो इसे नीचे हमारे पास आएगी m1 u माइनस v1। ठीक है, that is equal to, similarly we can also split this a square minus b square into a plus b, यानी u2 plus v2 plus u2 v2 minus v2 divided by this quantity that is m2 v2 minus of v2। नेक्स्ट हमें क्या करना है, देखिए ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, ये हमारे पास कैंसिल m1 से m1 कैंसिल आउट हो गया। अभी हमें क्या करना है, हमें इसको सिर्फ लिखना है। हमारे पास आएगा u1 प्लस में v1 इज इक्वल टू v2 प्लस में u2। इज इट सो? हमारे पास कुछ सोल्व करके हमारे पास इस तरह से आ गई। अब नेक्स्ट थिंग हमें क्या करनी है, हमें करना है u वाला फैक्टर यानी इनिशियल वेलोसिटी वाले एक साइड कर लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी वाले एक साइड कर लेते हैं। तो u1 माइनस ऑफ u2 ये साइड माइनस हो जाएगा, v2 माइनस ऑफ v1। दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है बच्चे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और ये हमें सिर्फ ये नहीं बताती कि हमारी रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, साथ में ये हमें बताती है कि इसी फैक्टर से हम एक कोफिशिएंट निकालेंगे जो कि हमें किस टाइप का कोलिजन है, आइदर वो इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है, किस तरह का कोलिजन है उसके बारे में बताएंगे। तो अगर यहाँ से ध्यान से देखें बेटे, हमारे पास u1 माइनस यानी ये u1 और u2 क्या थे, इनिशियल हमारे पास जो कोलिजन से पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी वो हमारी क्या थी, दैट इज u1 एंड u2। सिमिलरली v1 और v2 क्या है, वो कोलिजन के बाद की वेलोसिटी। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज द रिलेटिव यानी सिंपल एक वेलोसिटी नहीं है, हम यहाँ पर सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारी जो वेलोसिटी है दैट इज रिलेटिव। तो यहाँ पर हम इसको करेंगे, ये हमारे पास है, इसको लिख सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, बिफोर कोलिजन, और ये दैट इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। यानी जो वेलोसिटी इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन की बात कर रहे हैं ना, तो जो वेलोसिटी शुरुआत में थी वही आपकी कोलिजन के बाद भी वेलोसिटी रहेगी। तो इस तरह से अभी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बिफोर कोलिजन दैट इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ आफ्टर कोलिजन। साथ ही साथ इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस वेलोसिटी को यानी दो ऑब्जेक्ट आपस में जब टक्कर मारने वाले होते हैं दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यानी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के पास क्या है, अप्रोच कर रहा है, दैट इज आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच किसके बराबर है, दिस इज है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो ये हमारे पास दो तरह के रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो यहाँ पर जब भी आपके पास कुछ इस तरह से आया कि आपकी रिलेटिव यानी कोलिजन होने से पहले जो थी, कोलिजन होने के बाद भी वही है, तो ये आपके पास एक तरह से वेलोसिटी का रिलेशन बता दिया गया है। और इस लॉ को जहां पर आप चाहे इस फॉर्म में लिखिए चाहे आप इस फॉर्म में लिखिए, इसको बोलते हैं न्यूटन लॉ ऑफ इम्पैक्ट, यानी न्यूटन लॉ ऑफ इम्पैक्ट है ये इस नाम से भी जाना जाता है, बहुत सारी कम बुक्स में इसको लिखा भी गया है। तो न्यूटन लॉ ऑफ इम्पैक्ट क्या है, दिस सिंपली गिव्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द
ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। आई थिंक आपको ये चीज यहां तक समझ में आ गई, ठीक है। अब इसके बाद देखिए बेटा, व्हाट थिंक वी कैन डू। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर, जैसे मैंने इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन में ये बताया था कि सिर्फ ये काइनेटिक एनर्जी की टर्म में अगर देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक कोलिजन में ही सेम रहती है बिफोर एंड आफ्टर। इन इलास्टिक कोलिजन में वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको कहा था कि हम करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, यानी ई की एक वैल्यू है जो भी हमें डिसाइड करके दिखाएगी, यानी जो पैरामीटर एक तरह का पैरामीटर है जो हमें ये बताता है कि हमारी जो रिलेटिव जो हमारा कोलिजन है वो कोलिजन किस तरह का है, आइदर वो इलास्टिक है इन इलास्टिक है। तो यहां से अगर हम इसको सॉर्ट आउट करें तो ये हमारे पास जो इक्वेशन दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट कह सकते हो कोलिजन में, यही चीज हमारे न्यूमेरिकल सोल्व करने में भी हेल्प आउट करेगी और डिफरेंट हमारे पास जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनको भी डील करने में हमारी हेल्प करेगी। तो अगर हम देखें, एक हमारे पास फैक्टर आता है, वो फैक्टर है, अब यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो इसके बाद हम नेक्स्ट करें। इसमें हमारे पास नेक्स्ट जो आएगा बेटा वो आएगा हमारे पास दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, उसको हम इसी इक्वेशन से जो हमने अभी सोल्व की है उससे हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन सिंपली इसको ई से डिनोट किया जाता है और वो बताएगा कि उसकी वैल्यू कहां से कहां तक की हो, जिसकी वजह से जो है हमारी जो इलास्टिक कोलिजन होगा उससे कम होगा तो इलास्टिक होगा, वट एवर इट इज। तो सबसे पहले हमारे पास है कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का बच्चे हम ई से डिनोट करते हैं, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। It simply gives the ratio of the relative velocity of separation and relative velocity of approach। यानी अगर हम बात करें तो हमारे पास E की वैल्यू क्या है, this is give the relative velocity of separation, यानी कोलिजन होने के बाद आप इसको आफ्टर कोलिजन भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय relative velocity of approach। ठीक है, तो यहाँ पर ये इन दोनों का रेशियो जो है हमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन देगा। अगर हम इसको टर्म के अकॉर्डिंग करें, जैसे अभी हमने किया है, तो अप्रोच की हमारे पास थी सेपरेशन की वेलोसिटी v2 माइनस v1 और अप्रोच की हमारे पास थी u1 माइनस u। तो ये हमारे पास जो है e की, यानी ये वैल्यू जो है आपकी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अभी कहां से हमें इलास्टिक कोलिजन के बारे में बता रही है इलास्टिक। अगर बच्चे यहाँ पर E की वैल्यू 1 आ जाए तब आपका कोलिजन होगा इलास्टिक कोलिजन। ये चीज याद रखिएगा कि अगर आपकी E की वैल्यू 1 है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर 1 आ जाए तब आपका जो कोलिजन होगा दो ऑब्जेक्ट्स का वो इलास्टिक कोलिजन का। रीजन क्या है, रीजन देखिए यहाँ पर हमने इलास्टिक कोलिजन में क्या था, बिफोर जो उसका मोमेंटम था आफ्टर भी वही मोमेंटम है, यानी क्वांटिटी ऑफ मोशन दैट विल बी सेम। और अगर आप देखें तो दोनों की वेलोसिटी भी क्या है, यहाँ पर मैं बार बार इस चीज पे एम्फेसिस दे रही हूँ, यहाँ हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, सिस्टम यानी दो पार्टिकल मिलके वो सिस्टम बना रहे हैं, हम इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे। तो हमारे पास जो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी है जो शुरुआत में थी वही उनकी क्या है बाद में रिलेटिव वेलोसिटी हो जाती है। तो यहाँ पर हमने क्या जो उनकी शुरुआत में थी यानी u1 और u2 की वही उनकी बाद में रिलेटिव वेलोसिटी हो जाती है। तो ये हमारे पास ये दोनों अगर बराबर होंगे तो E की वैल्यू क्या आएगी 1 फॉर ओनली इलास्टिक कोलिजन। कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी मस्ट बी 1। अब वो 1 उसी केस में होगा, अदरवाइज किसी और केस में नहीं। अगर E की वैल्यू 0 हो जाए तो आपका है इन इलास्टिक कोलिजन, यानी उन दोनों के बीच में जो है इन इलास्टिक कोलिजन। तो हमारा कोलिजन होगा इन इलास्टिक कोलिजन। अगर E की वैल्यू 0 और 1 के बीच में वैल्यू, यानी वो 0 और कहीं एक, ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकती है, कम से कम 0 हो सकती है, अगर इसके बीच में है तो हमारे पास जो है ये हमारे पास होगा परफेक्टली या पार्शली इन इलास्टिक कोलिजन। तो यहां हमने कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से भी ये बता दिया कि हमारे पास किस तरह के होंगे। 1 है इलास्टिक रेस्टिट्यूशन की वैल्यू, तो इलास्टिक कोलिजन 0 है तो इलास्टिक कोलिजन। तो सिंपली बाय सेइंग द वैल्यू ऑफ E
यानी अगर हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी है तो हम सिर्फ देख के ये बता सकते हैं कि हमारे पास ये इलास्टिक कोलिजन है या इन इलास्टिक कोलिजन है। जैसे अब हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं, उससे थोड़ा क्लियर हो जाए। मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 2 kg, उसकी वेलोसिटी है, उसकी वेलोसिटी मान लीजिए 3 मीटर पर सेकेंड है। दूसरा मास है जिसका मास है 1 kg और इसकी है 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारे पास जो है आफ्टर कोलिजन अगर मैं एरो से सर्व करूं तो ये हमारे पास जो 2 kg का है इसकी वेलोसिटी v1 बन जाती है और जो 1 kg है इसकी वेलोसिटी बन जाती है v2। यानी आपके पास कोलिजन का एक क्वेश्चन दे रखा है कि आपके पास दो मासेस हैं और दोनों मासेस में एक 2 kg का है, एक 1 kg का है। उनका बिफोर कोलिजन जो है हमें वेलोसिटी दे रखी है, हमें ये बताना कि आफ्टर कोलिजन उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी। जैसे मैंने कहा कि कभी भी कोई भी कोलिजन का क्वेश्चन हो तो ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं और तीनों फॉर्मूले से मोस्टली जो है 2 फॉर्मूले लगते हैं। सबसे पहले हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यानी ये चीज याद रखेगा तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला लगाएंगे। दूसरी चीज हमें रिलेटिव वेलोसिटी, जैसे हमने रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट अभी निकाला कि अप्रोच की है या फिर डिफरेंट है, तो हमारे पास आएगी u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस ऑफ v। ये और तीसरा हमने क्या प्रूव करना है, अगर काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट है तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, सिर्फ ये 3 फॉर्मूले आपको यूज करने हैं और कोई भी न्यूमेरिकल है आप उसको इजी से सोल्व कर सकते हैं। अब इस इक्वेशन में या इस तरह के क्वेश्चन में हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बात करते हैं, चलिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1 u1 प्लस में m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। यही था हमारे पास कंजर्वेटिव मोमेंटम यानी पूरे सिस्टम का कंजर्वेशन, मोमेंटम का कंजर्वेशन। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, पुट द वैल्यू। देखिए m1 की वैल्यू 2 है, m2 की वैल्यू 1 है। m1 की वैल्यू 2 पुट कर दें, u1 की वैल्यू है 3 प्लस यहाँ पर m1 की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू है 4। इसलिए जो है ये मास की वैल्यू और u की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या होगी, m1 की वैल्यू 2 है, वेलोसिटी v1 है, ये हमारे पास हो जाएगी v2। यानी मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास आया 6 प्लस 4 दैट इज 10 इज इक्वल टू 2v1 प्लस में v2। एक तो हमारे पास ये आ गया इक्वेशन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन। अब दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज में हमें क्या करना है, रिलेटिव वेलोसिटी। 88% ये कह सकते हैं 90% केसेस में काइनेटिक एनर्जी की हमें जरूरत भी नहीं होती। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो है हमारी चेंज ही नहीं है, इनिशियल फाइनल सेम है तो इसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारे पास सेकंड चीज क्या है, हमें रिलेटिव वेलोसिटी दैट इज u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस ऑफ v1। अब u1 की वैल्यू बच्चे यहाँ 3, ठीक है, और यहाँ पर इसकी वैल्यू है 4 इज इक्वल टू। अच्छा एक चीज बताइए, क्या इसमें कोलिजन पॉसिबल है? चलिए मैं इसको रैंडमली एक बार देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या है। वैसे यहाँ पर ये 3 की स्पीड से चल रही है, 4 की स्पीड से चल रही है, तो ये कहाँ कोलिजन होगा? इस केस में कोलिजन होना पॉसिबल ही नहीं। यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए ये हम 5 कर लेते हैं, ठीक है, 2 की 5 है, तो यहाँ पर हम 5 कर लें। ये रीजन मैंने बता दिया बेटा, क्योंकि वो सेम स्पीड से तो कोलाइड करने के थोड़े चांसेस कम है, इसलिए मैंने इसको 5 से कर दिया। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास आएगा 5, u1 की वैल्यू 5 हो गया, ये 4 हो गया, और v2 माइनस v1 ये हमारे पास 2। इक्वेशन हमारे पास 1 बन गई, दैट इज 1। अब देखिए v1 माइनस v2 कर दो, v1 माइनस ऑफ v2, तो ये हो जाएगा -1। तो दूसरी इक्वेशन आपके पास ये होगी। एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, दोनों को हम सोल्व करें। दोनों को सोल्व करके फिर हम ये देखने की कोशिश करें कि हमारे पास जो है v1 और v2 की वैल्यू आ रही है नहीं, तो यहाँ पर हम करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे पास एक इक्वेशन है दैट इज v1 माइनस v2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1। इज इट सो? ये ना v1 माइनस v2। दूसरी इक्वेशन है, पहली है दूसरी, जो दोनों है 2v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 10। हो गया ये हमारे पास।
देखिए यहाँ पर हमारे पास, हाँ ये दो हो गए। अब इसके बाद हमें इसको सोल्व करना है। सोल्व किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पर हम कंप्लीट कर दिए, हमारे पास पॉजिटिव, ये हो गया 3v1 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 9। ठीक है, इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं v1 की वैल्यू आ जाएगी 3v1। इसी तरह से हम v2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तरीका हमारा यही रहेगा, v1 माइनस वी टू इज इक्वल टू -1। फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है हमें 2v1 प्लस में v2, ये हमारे पास हो गया इज इक्वल टू 10। यहाँ से हमने क्या है, जब हम इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3 बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा। v1 की वैल्यू हमारे पास आती 3 मीटर पर सेकेंड। अब इसके अगर v2 की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे देखिए v, इस इक्वेशन में v1 माइनस v2 इज इक्वल टू -1। ये हमारे पास 3 की वैल्यू आ गई है, v2 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर अगर इसको इस साइड लेके जाए, इसको इस साइड लेके जाए, तो v2 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, दैट इज 3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 4 मीटर पर। तो ये हमारे पास v1 और v2 की वैल्यू बाय सिंपल टू इक्वेशन फॉर्मूलाज वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v1 एंड v2। सिमिलरली आप यहाँ पर अगर आपको कोई मास की वैल्यू नहीं दे रखी तो आप मास की वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। इस तरह के जो है कोलिजन के आपके पास क्वेश्चन आते हैं, और बहुत सारे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के भी आते हैं। सिंपली आप कंजर्वेटिव और मोमेंटम लगा लीजिए तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो अब हमने क्या करने की कोशिश की है कि हमें एक तरह का न्यूटन लॉ ऑफ इम्पैक्ट आ गया, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में हम पढ़ लिया। अब हम ये क्वेश्चन करने के थोड़ा सा बिलिंग है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ v1 एंड v2। अगर हम अप्रोच की वैल्यू या फिर डिफरेंट वैल्यूज को यानी आफ्टर भी देखना चाह रही है, तो सिंपल हमने क्या किया, ये न्यूमेरिकल वैल्यू हमें दे रखी है, इसके भी हाथ में हमने सोल्व कर लिया। मगर अगर हम एक्सप्रेशन के तौर पर देखें तो थोड़ा सा हमें डेरिवेशन करना पड़ेगा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v1 एंड v2। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट जो करने जा रहे हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी v1 एंड v2 आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन ही है v1 और v2, तो बिफोर कोलिजन क्या है हमारे पास u1 और u2। तो हमें थोड़ा सा यहाँ पर डेरिवेशन करना पड़ेगा, और डेरिवेशन करने के लिए थोड़ी सी प्रीवियस नॉलेज हमें लेनी पड़ेगी। अब देखिए बच्चे, अभी अभी हमने रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ किया है, तो उसमें हमने लिखा u1 माइनस u2 इज इक्वल टू, इज दैट विजिबल। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया v2 माइनस ऑफ v1। हो गया। अगर यहां से मैं v2 की वैल्यू को निकालती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, u1 माइनस ऑफ u2 इज दैट इज प्लस v। हो गया, यही आएगी। यहाँ पर एक बार हम ये एरो का छोड़ देते क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी की केस नहीं कर रहे, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, मैंने सिर्फ v2 की वैल्यू निकालनी है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी फर्स्ट इक्वेशन हमने जो की थी उस इक्वेशन में हमें क्या, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ये थी इक्वेशन। अभी क्या करें, यहां से v2 की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे। क्लियर, अब यहां पर पुट करेंगे तो ये हमारे पास m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 की वैल्यू है u1 माइनस u2 प्लस v1। नेक्स्ट सोल्व करें इसको। अब इसको सिंपल हमें थोड़ा सा मैथमेटिकली करना है। m1u1 m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2u1 माइनस m2u2 प्लस m2v1। हो गया। अब इसमें क्या करें, देखिए बेटा, m2u2 कर ले साइड, इसको यहाँ पर लेंगे m1u1, और दूसरी चीज हम यहाँ पर u1, ये m2 भी इस साइड ले आए। ठीक है, तो मैं इस m2 को यहाँ लेके जाऊं m2u1। हो गया, प्लस ये m2 इस साइड आएगा, इसके साथ करेगा तो ये बनेगा 2 m2u2 इज इक्वल टू, यहाँ हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर बच्चे हमारे पास बचा m1 प्लस m2 इंटू v1। देखिए ये चीज होती है ना, m1 v1 m2 v2, तो इसमें v1 मैंने कॉमन ले लिया। इसी तरह से यहाँ पर अगर मैं कॉमन लू दैट इज u1, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, इसको मैं सिंपल कर देती हूँ m1 बट m1 दैट इज m1 प्लस m1 माइनस ऑफ m2 u1।
देखिए यहाँ पे हमारे पास ये इस तरह से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना V1 की वैल्यू। तो V1 की वैल्यू तो ये सारे फैक्टर इसके नीचे चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, V1 की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज V1 इज इक्वल टू M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस में M2, किसके साथ आएगा, ये हमारे पास U1 प्लस 2M2 U2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस में M2। दिस इज द वैल्यू ऑफ V1, यानी वेलोसिटी ऑफ V1 की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास इस तरह से आता है, ठीक है। सिंपल हमने क्या किया है, हमें चीजों को पुट किया है और उसके बाद हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन है। दूसरी चीज, अगर मैं V2 की वैल्यू निकालूं तो V2 की वैल्यू में हमारे पास क्या आएगा, यहाँ M1 है, जहां 1 है वहां 2 कर लीजिए, तो उसमें हमारे पास सेम आ जाएगा M2 माइनस ऑफ M1, M1 प्लस, ये भी इसको M2 करो या M1 करो, बात एक ही है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर आएगा वेलोसिटी ऑफ 2 प्लस 2M1 MU1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ V2, यानी कोलिजन के बाद आपकी जो वेलोसिटीज हैं ऑब्जेक्ट्स की, वो हमारे पास अगर हम डेरिवेटिव फॉर्म में देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह से है। इसको याद करने का तरीका आप एक शॉर्ट ट्रिक के तौर पे भी कर सकते हैं। देखिए बच्चे, जहां V1 है यानी वेलोसिटी ऑफ सेकंड की, तो यहाँ पर भी U1 है, ठीक है, और M1 भी पहले ही आएगा, यानी जो आप फैक्टर कर रहे हैं 2 का कर रहे हैं तो पहले 2 वाला आएगा। जैसे मैंने कहा 1 है, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, ठीक है। 2 है, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 2 आ गया, और यहाँ M2 की वैल्यू भी 2 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में करना है तो इसको एक तरह की जिस जो वेलोसिटी है वो U2 यानी V2 है, वो फाइनल है, तो इनिशियली उसकी वेलोसिटी कितनी है उसके साथ आपने उसको क्या करना है, उसको कंपेयर करना है या फिर उसके साथ आपको लिंक करना है। तो 1-2 बार करोगे तो ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। अब इसके बाद देखिए, हम एक क्वेश्चन यहाँ पर हम एक तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास केस 1 करें, केस 1, इफ M1 M2 इज इक्वल टू M, यानी दो ऑब्जेक्ट जो कोलाइड कर रहे हैं ना, कौन कौन से कोलाइड कर रहे हैं, ये तो हमारे पास है ये M1 U1 के साथ, ये था M2 U2 के साथ, ठीक है। अगर दोनों का मास M हो जाए तब हमारे पास इनकी V1 और V2 क्या रहेगी, ये चीज हम देखना चाहेंगे। तो इसके लिए हम क्या करें, यहाँ पर हम पुट करें M1 और M2, M इस इक्वेशन में पुट कीजिए बेटा। अगर M पुट करूंगी तो M माइनस M 0, तो ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। हमारे पास यहाँ का बचेगा 2M, इसको क्या लिख सकते हैं 2M U2, और नीचे M प्लस M, जो किसके बराबर होगी, दैट इज 2M। 2M से 2M कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, दैट इज U2। तो हमारे पास जो V1 की वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू U2। सिमिलरली अगर मैं इसमें बात करूं तो यहाँ पर क्या M माइनस M दैट इज इक्वल टू 0, ये सारा खत्म हो जाएगा। यहाँ पर भी फिर से वही 2M और नीचे 2M से 2M कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास V2 इज क्या आ जाएगी U2। क्या इस चीज को आप देख सकते हैं, मीन्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं या महसूस कर सकते हैं कि क्या हुआ है। सिंपल यहाँ पर एक तरह से एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटीज हुआ है। एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब जैसे इसकी U1 वेलोसिटी थी, इसकी U2 थी, ठीक है, इसका मास M1 है, तो यहाँ पर इसके बाद क्या है, ये V1 जो है कोलिजन होने के बाद इसकी तो हो जाएगी U2 और इसकी हो जाएगी U। यानी इन्होंने क्या किया, अगर मास सेम है तो ये एक तरह की बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी आप कह सकते हो फैक्ट है कि अगर आपके दो ऑब्जेक्ट्स का मास सेम है, वो आपस में कोलाइड करते हैं, तो आफ्टर कोलिजन वो क्या करेंगे, जस्ट इंटरचेंज ऑफ देयर वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, V1 क्या होगी U2, यानी जो पहले सेकंड की थी वो पहले फर्स्ट की होगी, जो फर्स्ट की थी वो सेकंड की होगी, यानी पहले की अभी दूसरे की होगी और दूसरे वाले की पहले वाली होगी। तो इस तरह से आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर अगर मास सेम है तो आपके जो वेलोसिटीज है पार्टिकल्स की, वो आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे से इंटरचेंज कर लेंगे। यानी मान लीजिए पहले की 2 थी, दूसरे की 5 थी, तो टकराने के बाद पहले वाले की 5 हो जाएगी और दूसरे वाले की 2 हो जाएगी, ठीक है। ये बेसिक फैक्ट अपने दिमाग में रखिएगा, कई बार ये कंपटीशन में आज बेस आ सकता है, बहुत सारे नेट जी वगैरह में से नीट और जी वाले में ये हमारे आए हुए हैं, ठीक है।
बेसिक कॉन्सेप्ट, हमेशा जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखिएगा ताकि चीजें आराम से हो सके। ठीक है, अब एक बार एक और केस कर लें ताकि हमारे लिए थोड़ा सा और इजी हो जाए। अब ये सेकंड केस हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि एक हमारे पास एक केस हो रहा है, यही पकड़ लेते हैं सेकंड केस कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट में, ठीक है, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट है सेकंड, एक M1 हो गया एक M2, तो सेकंड वाला जो है वो क्या है हमारा रेस्ट में। अगर वो रेस्ट में है तो इसका मतलब यहाँ पर हमें U2 की वैल्यू को 0 कर देना। ठीक है, रेस्ट में क्वाइट ऑब्वियस U2 की वैल्यू 0 होगी। अगर U2 की वैल्यू 0 कर दी तो हमारे पास V1 क्या बनेगा, देखिए बेटा V1 क्या बनेगा, यहाँ पर हमने U2 की वैल्यू, तो ये सारा कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा M1 माइनस ऑफ M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाय दैट इज V1। समझ में आई ये चीज? ठीक है, दूसरी चीज V2 की वैल्यू क्या होगी, V2 में देखिए U2 हमारा रेस्ट में है तो ये कॉन्सेप्ट यानी ये सारी चीजें क्या हो जाएगी 0, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा, हम नीचे लिख देते हैं V2 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2M1 U1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस में M2। ये हम एक जस्ट केस कर रहे हैं इफ द सेकंड बॉडी इज एट रेस्ट, यानी M2 वाली बॉडी जो है वो किस पे है, एट रेस्ट। ठीक है, अब इसके बाद हम कुछ केस करने जा रहे हैं जिससे हमें कुछ और न्यू थिंग्स पता चलेंगी। जैसे अब हमारे पास आपको क्या है, एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट है, एक रेस्ट पे है और दूसरा मूव कर रहा है। क्लियर? अब मूव करने के बाद अब हमें ये देखना है कि जब इसे टक्कर करेगा तो उसके बाद हमारी वेलोसिटीज क्या रहेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट हम ये कर लेते हैं कि मास को सेम कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट केस, इसमें अगर केस फर्स्ट करें, केस फर्स्ट, तो हमारे पास अगर M और M1 M2 की वैल्यू M कर दें, ठीक है, तो उस केस में हमारी वेलोसिटीज क्या रहेगी। अब हमें ये वाली चीज देखनी है कि वेलोसिटी हमारी 1 और 2। यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर जैसे मैंने M किया तो M माइनस M, तो हमारे पास V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ये चीज समझ पा रहे, M माइनस M करते ही हमारे पास क्या हो जाएगा 0, कॉन्सेप्ट ये सारी चीजें 0 हो जाएगी। और दूसरा हमारे पास V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पर बचेगा 2M U1 डिवाइडेड बाय 2M, क्योंकि हमने M कर दिया। ठीक है, 2M से 2M कैंसिल हो गया तो ये हमारे पास आ गया। फिजिकली कंडीशन क्या है बच्चे, एक रेस्ट में था, दूसरे वाले ने इसको टक्कर लगाई है। ठीक है, तो इसके बाद क्या है कि पहले वाला रेस्ट में हो जाएगा। ठीक है, यानी जिसने टक्कर लगाई है वो तो हो गया रेस्ट में, वो तो अपनी जगह पे खड़ा हो गया, और दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, वही वेलोसिटी हो जाएगी जो कि पहले वाले की थी। मान लीजिए आपके पास एक दो ऑब्जेक्ट है, एक चल रहा है 5 की स्पीड से और एक रेस्ट पे खड़ा है। ठीक है, तो उसने क्या किया, जब ये आ रहा है तो इसने इसको टक्कर मारी, टक्कर मारने के बाद क्या हो रहा है कि ये 5 की स्पीड से चलने लगा और ये क्या हो गया रेस्ट में। ये चीज यहाँ से प्रूव हो रही है। ये चीज समझ में आ रही है आपको कि हमने क्या करने की कोशिश की है, डिफरेंट केसेस को हम अभी करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम एक और केस करें, लेट मी कि हमारे पास एक और केस हमारे पास क्या है, अगर हमारी जो टारगेट बॉडी है यानी केस 2, जो टारगेट बॉडी है जो कि रेस्ट में है, टारगेट बॉडी का मतलब जो M2 है वो बहुत हैवी है, वेरी 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 ग्रेटर देन M, बहुत ज्यादा हैवी है। तो उस केस में क्या होगा, जैसे मान लीजिए एक पत्थर है, उसके पास बॉल मार रहे हो तो वो क्या करेगी, बाउंस बैक, ये हमें पता है, बट इससे हम प्रूव करेंगे कि वो वापस हो जाएगी। ठीक है, अगर M2 इज वेरी वेरी हाई तो उस केस में हमारे पास वेलोसिटी, क्योंकि U2 देखिए U2 तो 0 हाई है। ठीक है, U2 भी हमारे पास 0 है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, V1 क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पर हम पुट करेंगे M1, U2 अगर 0 है, ये हमारे कॉन्सेप्ट U2 वाला ये 0 कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्या होगा V1 की वैल्यू, M2 की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है M1 से। ठीक है, तो यहाँ M1 से है तो हमारे पास M1 को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर M1 को हम नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, M1 को नेग्लेक्ट करते ही ये हमारे पास M आ जाएगा, यहाँ पर भी ये M आ जाएगा, M से M कैंसिल हो जाएगा तो ये माइनस है, तो V1 हमारे पास क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ U1। ये चीज समझ में आ रही है। देखिए M2 बहुत बड़ा हो गया तो M1 उसके लिए 0 है, तो यहाँ पर 0 होने के बाद क्या माइनस साइन आ रहा है। ठीक है, ये M बनेगा, ये M बनेगा, M से M कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा U1, V1 इज इक्वल टू U1 बट माइनस, यानी आपकी जो वेलोसिटी है
वो क्या है, वो बाउंस बैक, मैंने कहा ना बाउंस बैक, तो ये माइनस साइन क्या है, बाउंस बैक का यूज। क्लियर। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, V2 की वैल्यू जो अगर हम देखें तो V2 की वैल्यू हमारे पास किस तरह। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, क्योंकि हम जो है रेस्ट, ये हमारे पास बहुत रेस्ट में भी है और बहुत ज्यादा बड़ा मास है, इसलिए रेस्ट में है, और मास दोनों का सेम है। तो अगर मास दोनों का सेम है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, m1 यहाँ पे नेगलेक्ट हो जाएगा, m1 की वैल्यू नेगेटिव, v1 इज इक्वल टू u1 माइनस, और v हमारे पास जो है v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि ये नेगलेक्ट हो चुका था, v2 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 0। यानी दूसरे वाला जो है वो तो रेस्ट में है ही है, जिसके ऊपर हिट किया है वो क्या करे, हिट करके वापस अपनी अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। तो यहां से हमें ये है कि पत्थर के बड़ी बहुत भारी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब छोटा पत्थर कोलाइड करता है तो वो वापस अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देता है। तो यहां से हमें कुछ इस तरह से आप बहुत सारे केसेस कर सकते हैं कि जो हिट करने वाला है वो नेग्लिजिबल मास का है, तो वहां उसके साथ क्या होगा, वेलोसिटी। तो बहुत सारे इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, मीन्स केसेस कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपको पार्ट बताया है। तो आज मैंने आपको जितना करवाने की कोशिश की है वो हमने कोलिजन के बारे में किया है। कोलिजन कितने टाइप के होते हैं, रीजन क्या है कोलिजन का, सिर्फ ये नहीं है कि कांटेक्ट कर लिया तो आपका कोलिजन है। आपके सिलेबस में जो है हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन है, तो मैंने वहां तक करवाने की कोशिश की है। एक न्यूमेरिकल कराया है, बाकी पैटर्न वही है, 3 फॉर्मूलेज हैं, उन तीनों फॉर्मूलेज को आप अप्लाई, और उसमें भी काइनेटिक एनर्जी वाला ना करें, बहुत कम में वो यूज होता है। और इसके अलावा हमने किया है कि वेलोसिटी v1 और v2 और उसके डिफरेंट केसेस। तो आज के लिए आई थिंक इतना बहुत है। आपके पास